हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए हुए हैं जो कि डिफ़िकल्ट है, आपके राकेश यादव बुक से ही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप समझना ज़रूरी है। देखिए, सवाल ये है कि दो बराबर धन है, दो बराबर धन है, एक को 8% पर लगाया, दूसरे को 7% पर लगाया, लेकिन कह रहा है कि दोनों से उतना ही धन प्राप्त किया गया, दोनों से ही उतना ही धन प्राप्त किया गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो धन ज़्यादा परसेंट पर लगाया गया था उसको पहले ले लिया गया दूसरे की तुलना में। इसके वजह से क्या हुआ कि उससे प्रत्येक से 2660 रुपया प्राप्त हुए, यानी कि मिश्र धन बराबर। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, धन बराबर और मिश्र धन बराबर। जब मिश्र धन बराबर इसका मतलब समझ लीजिए कि P बराबर A भी बराबर, तो इन दोनों के बीच में जो ये I है ये भी बराबर होगा। और I का मतलब आपको भी पता होगा, I बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो यहाँ एक बात आप समझ लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। पूछ रहा है धन ज्ञात करो, धन के बारे में पूछ रहा है कि आखिर ये कितना धन इन्होंने दोनों को दिया था। दोनों का मूलधन बराबर है, दोनों को, एक को 8% पर लगाया, दूसरे को 7% पर लगाया। तो ऐसा मान लेते हैं कि 7% पर जो धन लगाया गया उसको टी समय के लिए, और जो 8% पर लगाया गया उसको उससे आधे महीने पहले के लिए। और साथ ही सवाल में क्या कह रहा है कि दो बराबर धन, अब प्रत्येक से 2660 रुपया प्राप्त हुआ, मतलब कि दोनों का आय भी बराबर। तो ऐसी स्थिति में क्या करिए कि P को, यानी कि मूलधन को, आप मान लीजिए 100। अब जरा सोचिए कि I बराबर सूत्र क्या होता है, PRT/100। यदि आप P को 100 मान लीजिएगा तो P से 100 कट जाएगा, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, RT। I बराबर क्या हो जाएगा, RT। तो बस I बराबर RT रख दीजिए, ये R है और ये T है, दोनों को गुना कर दीजिए। दूसरा का ब्याज चाहिए तो यहाँ भी वही है, R और T को आपस में गुना कर दीजिए। तो यहाँ से आपको टाइम निकल गया 4 वर्ष। तो 7% पर जो धन रखा गया उसको 4 वर्ष के लिए रखा गया था, और 8% पर जो धन रखा गया था उसको 3.5 वर्ष उसका टाइम आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का चूँकि ब्याज बराबर है, मूलधन भी बराबर है, इसलिए उसका मिश्र धन भी बराबर है। तो यहाँ से यदि आप बात करेंगे मूलधन के बारे में, यानी कि यदि यहाँ पे हम बात करें कि किसी भी दोनों में से किसी को भी लेकर के आगे बढ़ें, और यहाँ हम निकालें कि I बराबर क्या, तो I बराबर सीधा सीधा यहाँ दिखेगा आपको 28। और चूँकि हमको यहाँ पर A दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, तो हमने P को माना है कितना, 100। अगर हम लोग P को 100 माने हैं तो A बराबर ऑटोमेटिक क्या होता है, A बराबर 100 प्लस RT होता है। तो 100 तो 100 रहेगा, और RT का मतलब क्या, ब्याज। ब्याज कितना है, 28 है। तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका 128 रुपया। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये 2560 जो है ये किसके बराबर है, 128 के बराबर है। और हमको क्या चाहिए, धन, यानी कि 100 चाहिए, तो 100 से गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ गया 2000। साथियों, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, और यही सॉल्यूशन आपके राकेश यादव बुक में भी होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करने की कोशिश किए हैं कि सवाल में देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। मान लीजिए आपका R है 10% और T है आपका 2 वर्ष। ठीक, और यहाँ से यदि हम P की बात करें और A की बात करें, ध्यान से समझिएगा साथियों, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, P को मान लेना है 100, P को मान लेना है 100। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसको इस दोनों से गुना कर दीजिए, कितना आया, 10 दूनी 20, 20 को 100 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 120। ये तरीका। या फिर हो सकता है R के जगह पर आपको मिल जाए, R के जगह पर, इसको थोड़ा सा हम सवाल को और भी क्लियर कर दे रहे हैं।
मान लीजिए आर की जगह पर आपको है 5%, ठीक है, और टाइम है आपका 7%, 7 साल है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग पी को 100 मान लेंगे तो ए आपका हो जाएगा 135, काहे कि 7×5 = 35, अब 35 को 100 में जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 135। कुल मिला करके आर और टी को गुना करके 100 में जोड़ देते हैं, वो आपका ए हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके लिए हम जो भी सवाल लाए हैं सभी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। इसमें कह रहा है कि राम ने जो है न सीता को 3 साल के लिए 14% के दर पर 63,000 रुपया उधार दिया। यहाँ मिसप्रिंट है, 63,000 रुपया उधार दिया। और सीता ने क्या किया कि उसमें कुछ धन और मिला करके उसको 16% के ब्याज दर पर सेम समय के लिए ही उसने गीता को उधार दे दिया। अब ऐसा करने का सीता का मकसद क्या था? लाभ कमाना। और इससे उसको लाभ हुआ भी। कितना का लाभ हुआ? तो 618 रुपये का लाभ हुआ। लाभ का मतलब क्या कि सीता ने जो राम से रुपया लिया था, इसको लौटाने के बाद जो रुपया बचा होगा, इसके पास 618 रुपये बचा होगा। तो सवाल में कह रहा है कि उसने कितना पैसा मिलाया था, उसने कितना पैसा मिलाया था। अब इसको छोटा सा यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर डायग्राम बनाए हुए, इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राम ने सीता को 63,000 रुपया दिया। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। और रेट क्या था? 14%। सीता जो है मुनाफा कमाने के लिए क्या किया? सीता जो है गीता को दे दिया गया उतने ही समय के लिए, लेकिन रेट उसका बढ़ा करके दिया। और साथ ही साथ इसके पास कुछ और रुपया था। सोचा कि 63,000 में ही क्यों ना उस रुपया को भी जोड़ दें, और जोड़ दिया, जिसकी वजह से उसको 618 रुपये का लाभ हो गया। तो अब यहीं से सवाल बन गया कि आखिर सीता ने कितना रुपया जोड़ा था। ठीक, सवाल समझ गए? देखिए साथियों, सॉल्यूशन से ज़्यादा है सवाल समझना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सॉल्यूशन तब आएगा जब आपके दिमाग में सवाल समझ में आएगा। सवाल क्या वही है जो एग्ज़ाम में जो हम बताए थे। देखिए, पहली बात तो यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि 3 साल में वो कितना बचा रहा है। 3 साल में वो बचा रहा है 618 रुपया। 3 साल में वो 618 रुपये बचा रहा है। और ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या है कि जितना 1 साल में बचाया होगा उतना ही दूसरा साल भी बचाया होगा, उतना ही तीसरा साल भी बचाया होगा। इसीलिए तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल में वो बचाया 618 रुपया, तो 1 साल में वो कितना बचाया होगा? 206 रुपया। अब जरा सोचिए कि ये जो 206 रुपया है वो क्यों है? क्योंकि रुपया पर जो है परसेंटेज का अंतर हो गया। 14% पर ये लिया था, 16% पर दिया, तो 2% का अंतर हो गया, जिसके वजह से जो है ये मुनाफा हो रहा है 1 साल में। यदि मात्र 63,000 पर ही 63,000 रुपया ही दिया होता गीता को, तब इसको कितना का बचत होता? 2% का। तो इस हिसाब से इसको कितने रुपए का बचत हो जाता है? 126 रुपया। लेकिन वास्तव में इसको हो कितना का फ़ायदा रहा है 1 साल में? तो 206 रुपया का। यानी कि अब दोनों में अंतर क्यों कितना का आ रहा है? 80 रुपया का आ रहा है। आखिर ये अंतर क्यों? अंतर इसीलिए क्योंकि कुछ रुपया एक्स्ट्रा भी जोड़ा गया था, जिस पर कि 16% के ब्याज से 1 साल में 80 रुपया हो गया। बात समझ रहे हैं कि इसमें कुछ और रुपया आखिर अंतर क्यों हुआ? आखिर अंतर क्यों हुआ? 80 रुपया का अंतर इसलिए हुआ क्योंकि वो 63,000 रुपया का ही 2% नहीं, बल्कि 63,000 में कुछ और रुपया जोड़ा गया था, जिसका कि ब्याज उसको मिला है। तो उस रुपया का 16% कितने समय के लिए? तो यहाँ चूँकि
एक ही वर्ष की बात हो रही है, इसलिए एक ही वर्ष का यहाँ भी हम बात करेंगे। तो यहाँ एक्स का 16% एक समय के लिए, एक साल के लिए कितना, 80 रुपया। और यहाँ से जवाब आ गया कि वो कितना रुपया मिलाया था, तो 500 रुपया मिलाया था। ठीक है साथियों, अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा आप इसी वीडियो को देख लीजिएगा। साथियों विश्वास करिए आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल साथी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के समय में। जैसा कि आप देखते हैं कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव आता है, कैलकुलेटिव आता है। कैलकुलेटिव का मतलब सवाल इसी टाइप के बनते हैं। जब इस टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो कहता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आया था, कैलकुलेटिव आया था। सवाल में ये कह रहा है कि 65,000 रुपया है किसी आदमी के पास, वो 3 बैंक में जमा करता है, 12%, 16%, 18%। ये 3%, तीनों बैंक अलग अलग अपना अपना रेट देता है और उसका साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। और देखता है कि एक साल में वो जो है 10,180 रुपया ब्याज कमाता है। और पूछ रहा है कि बी में आखिर कितना निवेश किया गया। कह रहा है कि 3 बैंक में 65,000 रुपया जमा किया गया, ए में, बी में, सी में। ए 12% ब्याज देता है, बी जो है 16% ब्याज देता है, और सी जो है वो 18% ब्याज देता है। और यहाँ पर 65,000 पर कुल मिलाकर के ब्याज जो है 10,180 रुपया आता है। सवाल में ये कह रहा है कि ए में जो निवेश किया गया धन है वो सी में निवेश किए गए धन का 71.3/7% है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए क्वेश्चन। अब एक चीज़ ये है कि ए और सी हमसे पूछा है बी में कितना निवेश किया गया। अगर हम लोग ए और सी के प्रतिशत को यदि हम मर्ज कर दें एक दूसरे के साथ में इस चिड़चिड़ी मेथड से, तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि आप सोचे भी नहीं थे। सबसे पहले तो ए और सी इस दोनों को मर्ज करने के लिए दोनों में कितना रुपया जमा किया गया उसका अनुपात चाहिए। और सवाल में बखूबी दिया हुआ है कि ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71.3/7% है। तो इस 71.3/7% को तोड़ेंगे 50% और 21.3/7%। 50% का मतलब 1/2 होता है और 21.3/7 का मतलब 3/14 होता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो 5/7, यानी कि ए में जो निवेश किया गया धन है वो सी के निवेश किए गए धन का 5/7% है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए और सी में जो 12% और 18% इस दोनों को मर्ज करने के लिए हम क्या बताएं कि आपको इस दोनों का अनुपात चाहिए। तो ए में कितना रुपया जमा किया गया है 5, सी में कितना किया गया है 7। इस हिसाब से आप चिड़चिड़ी मेथड को तो जानते ही होंगे। इस दोनों में अंतर कितना है, तो 6 का अंतर है। 6 को जो है 12 में बांटा गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा, हाफ। यहाँ पर जो है ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 0.5। 0.5 जब हुआ 0.5 आया, अब 0.5 को इससे गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, और 5 से गुना कर दीजिएगा 2.5 आ जाएगा। अब हमको चाहिए बीच वाला। बीच वाला कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला जो होता है एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। तो ये चीज़ जानते होंगे साथियों, सीधा सीधा समझ लीजिए कि 15.5% आया। तो ए में जो 12% रेट चल रहा था, सी में जो 18% रेट चल रहा था, इस दोनों को जब हम मर्ज किए तो 15.5% अकेला ए और सी दे रहा है, और बी का कितना है 16%। अब सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ पर आप एक चीज़ समझते ही होंगे कि 65,000 को अब 2 भागों में दिया गया, एक में है बी और दूसरे में है ए और सी। ए और सी कुल कितना ब्याज देता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 15.5% देता है, और अकेला बी कितना देता है 16% देता है। हमको चाहिए कि आखिर 16% पर कितना ब्याज रुपया दिया गया।
अब इस सवाल को बनाने का तरीका आपको भी पता होगा कि मान लेते हैं हमको चाहिए बी का, तो ऐसी स्थिति में जो है हम बात करेंगे दूसरे का, यानी कि ए और सी के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए 65,000 रुपया को यदि हम लोग 15.5% पर ही दें तो हमको टोटल कितना ब्याज आएगा, 10,075 रुपया आएगा। लेकिन इसको ब्याज वास्तव में आता कितना है, 10,180, यानी कि 105 रुपया का जो अंतर आया यहाँ पर, जो 105 रुपया का अंतर आया, क्योंकि 15.5% पर ही 65,000 रुपया को नहीं दिया गया, बल्कि इसमें से कुछ ऐसा भी रुपया है जिसको कि 16% पर दिया गया है, यानी कि 0.5% के अंतर के वजह से, इस दोनों के बीच 0.5 के अंतर के वजह से ये अंतर आया है, यानी कि 0.5% इसके बराबर है। और इस हिसाब से बी को कितना दिया गया, तो 21,000 रुपया दिया गया। साथियों सेम यही सवाल, इसी टाइप का एक और सवाल हम आपके लिए लाए हुए हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए। सवाल में सीधा सीधा दिया हुआ है कि 80,000 रुपया है किसी आदमी के पास, वो 3 बैंक ए बी सी में जमा करता है। ए जो है 15% देता है, वहीं पर बी जो है वो आपको 16% देता है, और सी जो है वो आपको 27% देता है। और ये कह रहा है कि 2 साल में उसको टोटल जो ब्याज आता है वो आता है 36,400। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 20% है। तो फिर से वही बात है, और पूछ रहे बी में कितना धन निवेश किया गया। तो सीधा सीधा सा समझ लीजिए कि यहाँ से यदि हम लोग ए और सी इस दोनों के परसेंटेज को यदि हम मर्ज कर देते हैं तो सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। और मर्ज करने के लिए ये जिस अनुपात में दिया हुआ है रेट, उसका भी अनुपात चाहिए। और वही तो सवाल को इजी करने के लिए यहाँ दिखा रहा है कि ए में निवेश किया गया धन जो है वो सी के 20% के बराबर है। यानी कि सी में यदि 5 रुपया जमा किया गया तो ए में कितना रुपया जमा किया गया है, 1 रुपया। तो इस हिसाब से आप फिर से चिड़चिड़ी मेथड से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए को 15%, सी 27%, दोनों जो है दोनों का मूलधन का अनुपात 1:5 है। तो इस हिसाब से ए और सी, जो कि ए था 15%, सी था 27%, दोनों को मर्ज किए तो हमको आ गया 25%। अब सवाल बिल्कुल आसान हो गया है। 80,000 रुपया बी और ए और सी इन दोनों के बीच में बांटा गया है। बी दे रहा है 16% और ए और सी दे रहा है 25%। अब चूँकि निकालना है बी का, तो ऐसी स्थिति में जिसका निकाला जाता है उसको छोड़ करके दूसरे वाले को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 80,000 रुपया पर ब्याज हमको 25% मिलता 1 साल का। यहाँ साथियों ध्यान रखिएगा, 2 साल 3 साल कुछ भी रहे, उसको 1 साल बना लेना है। तो यदि 80,000 को यदि हम 25% के रेट पे रखते तो हमको कितना रुपया मिलता, 20,000 रुपया मिलता। लेकिन वास्तव में कितना मिला है, 18,200 रुपया मिला है। तो आखिर ये अंतर, ये 1800 का अंतर कहाँ से आया, समझ रहे? ये 1800 का अंतर क्यों आया, क्योंकि 80,000 में जो कुछ रुपया है वो बी पर रखा गया था, जो कि 25% पर नहीं, वो 16% ही ब्याज दे रहा था। आखिर कितना का अंतर है यहाँ, 9 का। तो यही तो 9%, यही अंतर तो इस अंतर के बराबर है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी में निवेश किया गया धन जो है वो है 20,000 रुपया। साथियों इस तरह का सवाल काफ़ी ज़्यादा, इसको कैलकुलेटिव की श्रेणी में रखा जाता है, और वास्तव में कैलकुलेटिव है भी यदि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं तो। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, आपको हर हमेशा काम आएगा।
ये भी तरीका आपको साथियों बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसको भी कैलकुलेटिव में ही रखा जाता है। देखिए, 9 चीज़ों का जो औसत है वो कितना है, 87 है। और पहली 5 चीज़ों का औसत कितना है, 79 है। अगली 3 चीज़ों का औसत कितना है, 92 है। 9वीं चीज़ का मान ज्ञात करो, 9वीं चीज़ का मान ज्ञात करो, ये कह रहा है। तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से बनाए तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और ये आपको लिखना भी आता होगा कि 9 चीज़ों का औसत यदि 87 है तो टोटल कितना, 9 गुना 87। 5 चीज़ों का औसत 79 तो 5 गुना 79। अगली 3 चीज़ों का औसत 92 तो 3 गुना 92। और 5 3 8, 8 समान तो हो गया। 9वीं चीज़ ये है। अब देखिए साथियों, एक तो तरीका ये है, अब इसको सॉल्व करने का हम आपको तरीका समझा रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि आप 9 को 87 से गुना करिए, 5 को 79 से गुना करिए, 3 को 92 से गुना करिए, इस दोनों को गुना करके फिर इससे घटाइए। दूसरा तरीका देखिए साथियों क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये 9 को जो है 5 3 में तोड़ लीजिए, 5 3 8 है, कितना बचा, 1, तो 1 हो गया। अब आप अपने मन में अगर इसको आप लाएं बायां तरफ और 79 5 को कॉमन ले लें और 79 87 में से 79 घटाएं तो आपको 8 आता है। वही काम करना है अब 3 को लेकर के। अब 3 गुना 87 के साथ में 3 गुना 82 को लाना है बायां साइड। तो जब ये ज़्यादा है ये कम है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, 3 गुना 5। अब तो कोई नहीं है जो इधर से इधर आएगा। अब बचा 1, 1 को 87 से गुना करिए तो आपका आता है 87, और इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 112। साथियों, यहाँ पर आप तरह तरह का चीज़ देखते होंगे, आप भूल भी जाते होंगे, लेकिन ये तरीका हमको नहीं लगता जीवन में दोबारा कभी भूलेंगे। अगर इस तरीके से समझ लेंगे तो हमें इस तरह से कोई बताया नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपके भीतर से ही आना शुरू हो जाता है। बस अगला सवाल देख लीजिए साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कैलकुलेटिव आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे तरीके से चलिएगा तो इसमें ज़रा भी कैलकुलेशन नहीं है। 7 संख्या का औसत है 34, 7 संख्या का औसत 34। पहली 3 संख्या का औसत 28, पहली 3 संख्या का औसत 28। अगली 2 का औसत 47, अगली 2 का औसत 47। अंतिम 2 का औसत ज्ञात करें, तो अंतिम 2 का औसत मान लिए हैं हम x, हमको x निकालना है। अब फिर से 7 को बांटिए इस 3 में, इस 2 में, तो 3 2 5 और 2 7। अब इसको उठा करके आप इस तरफ लाइए तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो 34 में से 28 घटाइए तो आपका आ जाएगा 6, यानी कि 3 गुना 6। अब अगला में देखिए 47 को यदि आप इस पर लाइएगा तो ये चूँकि पल ज़्यादा है तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस, यानी कि 2 गुना 13। फिर बचेगा आपका कौन, ये दोनों तो कम हो ही क्या इस दोनों का। अब बचा कौन, 2। 2 के लिए कोई है क्या, नहीं, x है, नहीं चलेगा, इसको अलग ही रहने दीजिए। तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, 34 दूनी 68, और ये हो गया आपका 2x। इस हिसाब से आप x देखेंगे तो यहाँ आपको 30 आ जाता है। साथियों, ये सभी मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आता है, काउंट इस सब को किया जाता है। लेकिन यदि आप किस सवाल को तरीके से बनाते हैं, समझ करके बनाते हैं, तो सवाल काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।